हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताया था। अब इस वीडियो में हम और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सेल्स जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि सेल्स हमको नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। हम सेल्स के बारे में क्लास 9th से ही सुनते आ रहे हैं कि सेल्स जनरली फिगर वगैरह उसमें बनाया होता है और समझाया होता है कि सेल्स कैसी होती हैं, और सेल्स यदि नहीं होते तो हमारा शरीर संरचना हो पाता या नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेल्स होती क्या है। तो सेल्स देखिए, चाहे जितने भी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। यदि सेल्स नहीं होती तो हमारा जो है कि शरीर का जो निर्माण हम या एक प्रकार से कह ले तो हम इस पृथ्वी पर ही नहीं होते। इसलिए सेल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसका खोज कौन किया और किस सन में किया, इसके अंदर कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका के अंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है कोशिका का। ये प्लांट सेल है, वैसे ही एनिमल सेल के लिए जगह नहीं था इसलिए हम बना नहीं पाए हैं। तो प्लांट सेल है, ये दिया हुआ है। तो ये देखिए प्लांट सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में आते हैं। जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके निर्माण में कार्य करता है। वो क्रेब्स साइकिल में मदद करता है। ये वैक्यूल्स हैं जिसमें वाटर भरा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है जो प्रायः प्लांट्स में पाया जाता है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जो भोज्य पदार्थों को संवहन करने में काम आता है। ये ER है। E का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक, R का मतलब होता है रेटिकुलम। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये होता है न्यूक्लियोलस। ये बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक, या एक प्रकार से बोल रहे हैं तो ये कोशिका का मेन पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रक। इसके अंदर ही राइबोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया राइबोसोम। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका भित्ति होती है। देखिए ये सेल जो होती है कई लेयर्स में बटी होती है। ये आंतरिक भाग को हम बोलते हैं, जो ये पतली सी झिल्ली होती है जो अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये होता है सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति जो बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए इसके बारे में हम इधर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि इसका खोज कौन किया। तो इसके खोज करता है, देखिए इसके जो खोज करता है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की सन 1665 ईस्वी में। उन्होंने जिस प्रकार की कोशिका की खोज की वो कोशिकाएं मृत थी। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, अर्थात वो जीवित कोशिकाओं की खोज उन्होंने नहीं की। जीवित कोशिकाओं की खोज की बात करें तो ल्यूवेनहोक एक वैज्ञानिक है। उन्होंने ही जीवित कोशिकाओं की खोज की। एक बात और हम यहाँ पर लिखे हैं कि साइटोलॉजी। देखिए जो कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं कोशिका विज्ञान के, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में हम साइटो भी बोलते हैं, इसलिए इस जो पढ़ने की शाखा है इसको बोल देते हैं हम लोग साइटोलॉजी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी इसकी, ये जो पूरा गोल वाला पार्ट्स दिख रहा है सेंट्रल पार्ट, इसकी खोज किसने की। तो देखिए इसकी खोज, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1881 ईस्वी में किया, और बताया कि कोशिका के अंदर एक गोल सा जो ये गोल वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। यदि हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते। उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका होती हैं। पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है, सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे बड़ी कोशिकाएं मानी जाती हैं पूरे पृथ्वी पर। यदि ह्यूमन्स में बात करें कि सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन्स में यानी मनुष्य में कौन सी है, किस पार्ट की है, तो वो होती है ब्रेन सेल्स। यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं
उसको बोलते हैं ब्रेन सेल्स। अब बात करते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब होता है कोशिका के अंग, यानी कोशिका के कौन कौन से अंग हैं। जैसे कि हम लोगों का बॉडी है, हमारा बॉडी बहुत सारे विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे हाथ पैर ये सब हेड हो गया। वैसे ही जो कोशिका है वो भी कई प्रकार के पार्ट से मिलकर बनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग या कोशिका के अंग। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कोशिका के अंग कैसे कौन कौन से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस, ये सब क्या हैं, कोशिका के अंग हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की सेल ऑर्गेनेल्स में। तो प्रोटोप्लाज्म ही जिसको हम लोग हिंदी में जीव द्रव्य भी बोलते हैं। जीव द्रव्य की खोज कौन किया, पुरकिंजे एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज की। ये जो इसके बारे में एक चीज़ और नहीं लिखे हैं हम यहाँ पर, ये जो होता है 80% कोशिका में 80% जो होता है प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। इसे हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो हम डॉट डॉट दिखाएं इसमें हल्का हल्का ये पूरा साइटोप्लाज्म है यहाँ पर है। और न्यूक्लियस के जो बीच में भरा होता है तरल पदार्थ उसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म यानी पूरा है, यहाँ से इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं वो पूरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, एक ही मेन कार्य होता है इसका, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका एक ही मेन कार्य होता है, वो होता है कोशिका को यह सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है, एक ही काम होता है प्रोटोप्लाज्म का, जो मेन कार्य होता है उस कोशिका को सूखने से बचाना। उसके बाद दूसरा है सेल वॉल। इसमें सेल वॉल यहाँ पर है, सबसे बाहरी आवरण है ये, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। जैसे कोई घर है उसकी दीवार होती है, वैसे ही इस जो कोशिका है, कोशिका देखिए, कोशिका के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि अगर कोशिका नहीं होती तो हमारे शरीर की संरचना ही नहीं होती, यानी हम लोग पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए होते यदि कोशिकाएं नहीं बनती। तो कोशिका में डिवीजन भी होता है, कोशिका विभाजन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बढ़िया से पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कैसे विभाजन होता है, उसके सब स्टेप्स के बारे में बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल वॉल। देखिए सेल वॉल यहाँ पर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी कोशिका की जो भित्ति होती है उसे हम लोग सेल वॉल इंग्लिश में बोल देते हैं। तो यह इसका पहला पॉइंट है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है, यदि सेल्यूलोज का बना होगा तो वह केवल पौधों में ही पाया जाएगा, प्लांट्स में ही पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो किस में पाई जाएगी, पौधों में यानी प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है, यदि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यदि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाएगी तो वो किसके रूप में होगी, पेप्टिडोग्लाइकॉन के रूप में बैक्टीरिया में यह पाई जाती है। सेकेंड है, यदि फंजाई या फंगी की बात करें तो फंजाई में यह काइटिन के रूप में पाया जाता है। काइटिन के रूप में यह प्रेजेंट होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है काइटिन के रूप में होती है। यदि पौधों में यह पाया जाता है, यानी ये प्लांट सेल है, तो इसमें जो है कि यह किसके रूप में पाया जाएगा, सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये जो सबसे लास्ट वाला है सेल मेम्ब्रेन। देखिए कोशिका झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली आप लोग जानते ही होंगे, झिल्ली पतली झिल्ली होती है एक, और ये जो होती है कोशिका के बीच जो ये तरल पदार्थ भरा होता है ये अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। इसमें से कुछ जो पदार्थ हैं वो विसरित होकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ बाहर नहीं आ सकते, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल झिल्ली भी बोलते हैं, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, यह एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, यह दोनों में पाई जाती है। सेकेंड है, यह अर्धपारगम्य होता है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि इसमें से कुछ जो पदार्थ हैं वो विसरित हो सकते हैं, विसरित मतलब डिफ्यूजन के थ्रू आ जा सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि खोज की बात करें, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान एक वैज्ञानिक हैं, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इसमें जो होता है ये कोशिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स होता है, क्योंकि यह कोशिका
कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कोशिका अपने जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से सही तरीके से संपन्न करता है। इसमें जो है कि ऑक्सीशोषण होता है, इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन होना। वहाँ पर ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीशोषण के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बढ़िया से आते हैं। पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट था, इसकी खोज अल्टमान ने किया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक है। इसमें ऑक्सीशोषण होता है, ये तो समझ में आ गया। इसके अंदर क्रेब्स चक्र, एक क्रेब्स साइकिल होता है, एक चक्र होता है जो कोशिका के अंदर चलता है। क्रेब्स साइकिल बहुत ही लंबा है टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा, जिसके फलस्वरूप देखिए क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप जो होता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के लास्ट में ये जो दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। फोर्थ, इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। यानी हम बताए थे आपको कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाए कोशिका